आई एम रंजीत। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के वर्ण चैप्टर, है ना। तो ये पूरे समझने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब वीडियो समझ आए तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, यानी वर्ण होता क्या है, देख लीजिए। जिसे और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जिसे और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं, है ना। हिंदी के वह अक्षर वह जिसे और खंड नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। देख लीजिए अ को और खंड किया जा सकता है नहीं, क्योंकि आ तो आ यहाँ पे है, देख लीजिए। तो आ के लास्ट में आ ही आ रहा है, तो ये एक ही जाति का आ रहा है तो उसे खंड नहीं कर सकते हैं। ऊ भी कर रहे हैं तो लास्ट में ऊ ही आ रहा है, इसलिए इसे खंड नहीं कर सकते हैं। ये कह रहे हैं तो ए ही आ रहा है, तो इसलिए इसे खंड नहीं कर सकते हैं, है ना। अब चलिए अ को भी खंड नहीं कर सकते, यानी जो स्वर वर्ण जो होगा उसे खंड नहीं कर सकते। आके में ग्रुप में जो होगा उसे खंड नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए इसमें जो स्वर होता है 11 वह सब इसमें हो जाएगा वर्ण में। जैसे में देख लीजिए क हलंत, तो हलंत का मतलब क्या है, क आधा है, इसमें का अ हट गया है ना। इसमें का अ हट गया है तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा क लिखते तो गलती हो जाता है। देख लीजिए म हलंत यानी आधा म है, तो फिर त हलंत यानी आधा त है, इत्यादि और कुछ हो सकता है। देख लीजिए हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होता है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितना होता है, 52। लोग कहता है 46, नहीं 52 होता है ना। तो हम इसे प्रूफ भी करेंगे कि 52 कैसे होता है ना। तो चलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले देख लेते हैं वर्ण, समझ लेते हैं कि वर्ण होता क्या है ना। क्या बोले हैं, जिसे और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो मान लीजिए अ कहे तो इसे और खंड टुकड़ा किया जा सकता है नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में अ आ रहा है ना। तो मान लीजिए अगर ये क कहते हैं क, तो क क्या होता है, ये वर्ण नहीं होता है, क्योंकि इसे खंड या टुकड़े किया जा सकता है। ये क पूरा क रहता तो ये वर्ण नहीं होता है। वही है आधा क रहता, हलंत लगा होता है तो ये क्या हो जाता, पूरा अति वर्ण हो जाता है ना। ये वर्ण होगा लेकिन ऊपर वाला नहीं होगा, क्योंकि जो ये क है ये वर्ण नहीं होगा, ये होगा लेकिन ऊपर वाला नहीं होगा, क्योंकि ये अभी पूरा है। इसे खंड और किया जा सकता है। तो चलिए इसे खंड करते हैं कि कैसे खंड हो जाएगा। देख लीजिए ये क्या क्या चीज से मिलकर बना है, आधा क और प्लस अ से मिलकर बना है क, है ना। इसे खंड या टुकड़ा किया गया ना, यानी इस क को खंड या टुकड़ा कर दिया गया, इसलिए ये वर्ण नहीं है। क्योंकि वर्ण का परिभाषा क्या कहता है, जिसे और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते तो वर्ण वर्ण कहलाता है। लेकिन यहाँ पे तो क को तो टुकड़ा किया जा सकता है, इसलिए अभी क नहीं होगा। लेकिन उसमें कहा ये आधा क यानी क हलंत, यानी इसमें का जो ये अ है वह हट गया है ना। इसमें का जो है अ है क में का ये हट गया है, मतलब इसमें नीचे नीचे वाला में, तो इसलिए ये अकेला हो गया है। इसे अब और खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। किया भी जाएगा तो सिर्फ कितना आके रह जाएगा, देख लीजिए बताते हैं। आधा क इतना आएगा सिर्फ, है ना। तो इतना आएगा, इसमें का तो आधा है तो अ हट गया है, अ हट गया है। आप यदि आधा क के को ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा क जैसे मन तैसे, है ना। चलिए आप और नेक्स्ट और समझते हैं। इसे साफ कर देते हैं पहले। इसे साफ कर देते हैं। देख लीजिए अगर कोई कहता कि म क्या है, तो म एक अक्षर है, यानी म एक क्या है, अक्षर है। ये सब
इसके पहले वाले वीडियो में सब बता दिया हूँ कौन अक्षर है, कौन शब्द है, कौन क्या है। ये अक्षर है ना। लेकिन ये पूछ दिया जाएगा कि यह आधा म क्या है, म में हलंत लगा है, तो जब जहाँ हलंत लग जाता है उसको आधा पढ़ते हैं। तो ये म क्या है, तो ये वर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसे और खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए है ना। आधा म है पहले पहले ही से, तो अब ये आधा थोड़ा ना होगा, इसमें का अ हट गया है ना। देख लीजिए अक्षर क्या होता है, वो स्वर के मेल से बना होता है, लेकिन वर्ण में स्वर हट जाता है ना। तो अब चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऊ हो गया, तो देख लीजिए इसके उच्चारण में क्या रहा है, ऊ। देख लीजिए ऊ आप प्लस ऊ है ना, खाली ऊ आ रहा है ना। तो एक के समान जाति का आ रहा है, देख लीजिए ऊ के जगह पर खाली ऊ। तो एक के समान जाति का आ रहा है, यानी तो एक एक से काम चल जाएगा। तो इसलिए इसे और खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए ऊ क्या है, एक वर्ण है। अब चलिए और दो चार गो एग्जाम्पल देखते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे ए क्या है, उच्चारण रोक दिया, फिर से लिखते हैं। माफ से लिखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा गलती हो जाता है। ए है ना, देख लीजिए एक क्या है, यह भी एक क्या हो, वर्ण है, क्योंकि ये कहिएगा तो लास्ट में ए ही आएगा, तो ये वर्ण है एकदम राइट। समझ में आ गया। अगर कोई बोले कि है च क्या है, सॉरी यहाँ बिंदु नहीं दिया गया है, च क्या है, तो क्या बोलिएगा, अभी अक्षर इसमें अगर हलंत लगेगा तभी वर्ण कहिएगा। यहाँ इसमें हलंत लग गया तो क्या हो गया, ये वर्ण। अब समझ में आ गया कि अक्षर और वर्ण में अंतर क्या है। अगर देख लीजिए और किसी भी क से लेकर ज्ञ तक के बीच में किसी भी अक्षर में यानी और हलंत लगा हो तो क्या होगा, वर्ण। हलंत नहीं लगा हो तो अक्षर होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि अक्षर आती वर्ण समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसे प्रूफ करते हैं कि बावन कैसे होता है। यहाँ बताया थे ना कि हिंदी वर्ण में वर्णों की संख्या 52 होता है, तो इसी प्रूफ करेंगे कि 52 कैसे होता है। देख लीजिए क से लेकर म तक, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ र न त थ द ध न प फ भ म है ना। ये क से लेकर म तक है ना, ये क्या है, सब व्यंजन है। इस व्यंजन को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। लोग पूछेगा कि क से लेकर म तक के व्यंजन को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। क से लेकर म तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन है ना। क से लेकर म तक के व्यंजन को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। लोग पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25, यानी 25। अब क से लेकर म तक की संख्या कितनी होती है, 25। गिन लीजिए, 5 क ख ग में, 5 च छ ज में 10, 5 ट ठ र में 15, 5 त थ द में 20 और 5 प फ में 25 हो गया कि नहीं यहाँ पे। यानी इसमें 52 में से 25 को तो इसी में मिल गया वर्ण है ना। 52 को कैसे होता है ये भी बताऊंगा। तो 25 को तो इसी में मिल गया वर्ण है ना। अब चलिए, तो यहाँ 25 मिल गया। आप देख लीजिए अब यार अलावा, यार अलावा, यार अलावा, इसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। यार अलावा इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। कोई पूछेगा कि यार अलावा को कौन व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। आती अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, यार अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं है ना। कोई भी तरह से क्वेश्चन कोई पूछ सकता है ना। पहले का तरह है कि यार अलावा को कौन सा व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। आप अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो यार अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। यहाँ पे देख लीजिए तो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है यहाँ पे 4। लोग पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। अब समझ में आया। और यहाँ पे देख लीजिए स्पर्श व्यंजन कितना हुआ, 25। यहाँ 25 हो गया, ये हो गया 4। अंतस्थ व्यंजन 4 तो 29 हो गया। अब देख लीजिए
तालाबे स मूर्धन्य स दंती स ह। तालाबे स मूर्धन्य स दंती स ह। इसे क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन। लोग पूछेगा कि उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं, तो बोलिएगा तालाबे स मूर्धन्य स दंती स ह को उष्ण व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसे बोलने पर ऊष्मा निकलती है। इसे सब पूरा डिटेल में समझाएंगे। वीडियो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। जैसे कि इसका कोई शॉर्ट वन कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, हिंदी का बहुत बड़ा चैप्टर है ना। तो उष्ण व्यंजन इसकी संख्या कितनी होती है? 4। लोग पूछेगा कि तालाब समुद्र से दंडी से ह को कौन व्यंजन कहते हैं, तो क्या बोलेगा? उष्ण व्यंजन। यानी अब समझ में आ गया। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होती है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ था? 29। 29 4 33 है ना। समझ में आ गया। अब देख लीजिए छत्रज्ञ, इसे क्या पढ़ते हैं? सरल। इनमें देख लीजिए इसमें र छिपा हुआ है ऐसे, है ना। जैसे में कर लिखते हैं ना ऐसे। चलिए बता देते हैं एक बार। यहाँ कर लिखते हैं ना, क में र, वैसे ही सरा लिखा गया है। वही वैसे ही स में र लिखा लगाया गया है। देख लीजिए यहाँ स में र लगाया गया है, तो इसलिए सरा पढ़ते हैं। ऐसे तरह आज्ञा, ये क्या, इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी मिला हुआ, है ना। संयुक्त व्यंजन इसकी संख्या कितनी होती है? 4। लोग पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो छ सरा त्र ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आप इधर इधर भी नाम ले सकते हैं, छ त्र ज्ञ सरा भी लास्ट में कह सकते हैं, मतलब ये लेकिन चारों होना चाहिए। पहले इसका नाम लीजिए, इसका नाम लीजिए, जिसका पहले नाम करे मन करे उससे ले लीजिए, है ना। यहाँ पे 33 हुआ था, 4 जोड़े थे, तो यहाँ पे 4 37 हो गया, है ना। ऐसे र अढ़, र अढ़, ये देख लीजिए। ये मत समझिएगा ये टठर में ड है, ढ है। अति क्या है? अंग है, ये मत समझिएगा, है ना। ये अलग है। टठर में का ड कैसे होता है? ऐसे आती। सिर्फ नीचे कुछ नहीं रहता है इसके, एंड तथोदम के इसके नीचे कुछ नहीं रहता है, लेकिन है ना। तथोदम के कैसा होता है? ऐसे। चलिए बताते हैं। ऐसे कि नीचे निकला होता है ना। तथोदम में कैसा होता है? ऐसे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है ना। लेकिन तथोदम में इसका नीचे ही चिन्ह निकला होता है, लेकिन ये ढ के नीचे बिंदु होता है, यानी ये अलग है उस उन सब से, है ना। इसलिए इसे अलग नाम दिया गया है। इसे कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, इसे क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। यानी द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2। तो पूछे लगा लोग कि ड और ढ को कौन व्यंजन कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? ड और ढ को द्विगुण द्विगुण व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। देख लीजिए आयोगवाह क्या होता है? आयोगवाह यानी आयोगवाह मतलब इसके मतलब क्या हुआ? आयोगवाह का मतलब, मान लीजिए यहाँ पे समझाते हैं आयोगवाह। चलिए पहले इधर आयोगवाह समझा देते हैं ना। तो आयोगवाह क्या होता है बढ़िया समझिएगा। मान लीजिए एक और सौर है, पहले देख लीजिए कलम बदल देते हैं। देख लीजिए आयोगवाह क्या होता है। पहले आयोगवाह तो उस बाद में समझा देंगे, लेकिन अभी वही समझाएंगे, लेकिन उसे अलग तरीका से। सौर वन एक और है। अब मान लीजिए ऐसे व्यंजन वन। समझ जाइए व्यंजन वन है वो, है ना। चलिए बढ़िया से लिखते हैं, समझ में नहीं आया होगा आपको। व्यंजन वर्ण, है ना। तो चलिए अब आयोगवाह क्या होता है। आयोगवाह देख लीजिए, पहले पेन बदल लेते हैं क्या आपको बढ़िया से समझ में आए। आयोगवाह क्या होता है? देख लीजिए आयोगवाह मतलब क्या होता है कि
मतलब जिसके और जरूरत पड़ेगा वहीं वहीं चले जाएगा। मतलब जहाँ जरूरत पड़ेगा वहीं चला जाएगा। अगर अति अति व्यंजन में जरूरत पड़ेगा तो ये क्या आएगा, व्यंजन में चला जाएगा। अति अगर स्वर में जरूरत पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्वर में चला जाएगा। यानी दोनों ओर जा आ सकता है। उसे क्या कहते हैं, आयुग्वा, यानी वर्णों के बीच की कड़ी, यानी आयुग्वा। अति स्वर वर्ण जैसे में अति अन क्या है, आयुग्वा है। जिधर मन उधर चला जाता है ना। जिसका काम रहता है वह उधर ही चला जाता है। मान लीजिए स्वर में है लेकिन व्यंजन में काम है तो व्यंजन में तुरंत चला जाएगा। अगर व्यंजन में है और स्वर में तुरंत चला जाएगा, स्वर में काम है तो, है ना। इसी को आयुग्वाह कहते हैं, वर्णों के बीच की कड़ी कहते हैं। यानी जिधर जिधर काम पड़ा उधर गया, जिधर काम पड़ा उधर गया। अब समझ में आ गया कि वर्ण आयुग्वाह क्या होता है। चलिए अब इसे समझते हैं। यानी आयुग्वाह तो समझ में आ गया कि जिधर पहले जरूरत पड़ेगा उधर ही चला जाएगा, ये नहीं। लेकिन जो स्वर वर्ण रहता है वह हमेशा अपने पक्ष लेता है। तो चलिए अब देखते हैं आयुग्वाह क्या होता है। देख लीजिए आयुग्वाह अन अन इसे क्या कहते हैं, आयुग्वाह। आयुग्वाह क्यों कहते हैं कि ये अगर व्यंजन में जरूरत पड़ा तो ये दोनों व्यंजन में भी चला जाता है। अगर स्वर में पड़ा तो वह स्वर में भी चला जाता है ना। आयुग्वाह के दूसरे नाम से भी जानते हैं, वर्णों के बीच की कड़ी। यानी वर्णों के बीच के कड़ी, यानी कि वर्णों के बीच की कड़ी यानी बीच में रहता है। जिधर खींचेगा लोग उधर ही चला जाएगा। स्वर खींचेगा तो स्वर और चला जाएगा, व्यंजन खींचेगा व्यंजन चल जाएगा। समझ में आ गया। तो इसके आयुग्वाह की संख्या कितनी होती है, 2। याद रखिएगा आयुग्वाह की संख्या कितनी होती है। लोग पूछेगा कि आयुग्वाह किसे कहते हैं, तो अन और अह को आयुग्वाह कहते हैं। देख लीजिए अति हई आ छोटी बड़ी छोटा हुआ अ से लेकर अ तक री को लेकर इसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण देख लीजिए इसकी संख्या क्या होती है, 11 होती है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 को हो गया ना। देख लीजिए कोई कोई क्या कहता है 13 गो होता है। इसे हई अन अह को भी जोड़ लेता है इसी में, इसलिए लोग बोल देता है 13 स्वर वर्ण होता है। नहीं, गलती है। ये तो आयुग्वाह है, जिधर मन करे उधर चला जाएगा। लेकिन मेन क्या है इसमें, अ से लेकर अ तक, है ना। तो इसी के लिए इसी को स्वर वर्ण कहते हैं। तो ये मत पूछिए कहिएगा कि लोग पूछेगा कि अन क्या है, तो अन मत बताइएगा कि स्वर है, ये कहिएगा आयुग्वाह है ना। क्या है तो आयुग्वाह है, ये मत बताइएगा कि स्वर है ना। समझ में आया। लेकिन लोग पूछेगा कि क्या है, तो ये बताना पड़ेगा कि ये क्या है, स्वर है। तो स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। अब देखते हैं 52 पूर्ण रहा है कि नहीं, है ना। तो चलिए देख लीजिए स्वर वर्ण कितना हो गया, 11। 11 आयुग्वाह कितना हो गया, 2। 13 है ना, 13 हो गया ना। अब चलिए समझते हैं, पिछले जितना समझे हम सब गिन लेते हैं। तो 11 2 13 हो गया। अब देख लीजिए द्विगुण व्यंजन 2 गो, तो 13 2 15। अब 15 देख लीजिए संयुक्त व्यंजन 4 गो, 15 4 19। उष्ण व्यंजन 4 गो, तो कितना हो गया, 23। 23 गो। फिर अंतस्थ व्यंजन 4 गो, 27। अब समझ में आ रहा है ना कि 27 हो गया। अब देख लीजिए 25 तो क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन, यानी स्पर्श व्यंजन 25 हो गया। जैसे 27 और 25 कितना हो गया, 52। जोड़ लीजिए 27 और 25 कितना होता है, 52 होगा। पूरा कंफर्म है कि 52 होगा। 27 और 25, 27 और 25, 7 5 12 के 2, फिर 2 2 4 1 5, 52 आ गया ना। यानी आपको आपका पूरा ये सही था कि स्पर्श वर्ण कितना होता है, हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। तो कहीं कहीं 46 लिखता है, तो ये मत बोलिएगा कि 46 होता है, कितना होता है, 52। लोग पूछेगा कि वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 52, 46 मत बोलिएगा। अब समझ में आया। तो अब चलिए देखते हैं। यानी 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये भी आयुग्वाह समझ गए हैं कि 2 गो आयुग्वाह होता है। और स्वर वर्ण कितना होता है, 11 गो। अ से लेकर अ तक को स्वर वर्ण कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं।
अगर आप पूरे बढ़िया से हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करके देखें, है ना। आप पूरा अपने बढ़िया से पूरा जड़ में जाकर हिंदी पढ़ना चाहते हैं ग्रामर, तो अभी सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना मत भूलिएगा। अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। वर्ण के प्रकार, यानी वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? लोग पूछेगा कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। यानी वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2, याद रखिएगा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसे अगले वाले वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में आएगा इसका वर्ण का, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि हम मेरा वीडियो आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। लिपि या लिखावट। लिपि क्या होता है, लिखावट क्या होता है? दोनों का मतलब ये होता है। जैसे लिपि कहिए चाहे लिखावट कहिए, हिंदी लिखने के तरीका को लिपि कहते हैं। यानी मतलब लिखने के तरीका को, यहाँ ज्यादा हिंदी ठीक नहीं होगा है ना, तो हिंदी हटा देते हैं। यानी लिखने के तरीका को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखने के तरीका को लिपि कहते हैं। कुछ भी लिख देते हैं, कुछ ना कुछ तरीका होता है, यानी उसका कोई ना कुछ नियम होता है, उसी को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और समझ में आया? जैसे में हिंदी के लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी। यह पढ़े होंगे, आपके एग्जाम में कंपटीशन में बहुत आता है कि हिंदी के लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी। अंग्रेजी के लिपि को यानी इंग्लिश के लिपि को क्या कहते हैं? रोमन। उर्दू के लिपि को फारसी। और समझ में आ रहा है? यानी लिपि क्या होता है? कुछ भी लिखने के तरीका को तो लिपि कहते हैं, यानी लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी, समझ में आ गया। इंग्लिश की लिपि रोमन चाहे अंग्रेजी कहिए, दोनों, इसको हिंदी में अंग्रेजी या इंग्लिश में इंग्लिश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसकी लिपि को रोमन, उर्दू के लिपि को फारसी। ऐसे ही अगले वीडियो स्वर और वर्ण के प्रकार मतलब पढ़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिन्हें ये नहीं आता है ना। अब समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।